यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता कई दिनों से चर्चा के केंद्र में है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 27 जून को मध्य प्रदेश में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर एक बयान दिया। कहा कि देश दो कानूनों पर नहीं चल सकता और यूसीसी हमारे संविधान का हिस्सा था। पीएम मोदी ने कहा, भारत के मुसलमान भाई बहनों को भी ये समझना होगा कि कौन से राजनीतिक दल उन्हें भड़का करके उनका फायदा लेने के लिए उनको बर्बाद कर रहे हैं। आजकल हम देख रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर ऐसे लोगों को भड़काने का काम हो रहा है। आप मुझे बताइए, एक घर में परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो, तो क्या वो घर चल पाएगा? क्या कभी भी चल पाएगा क्या? फिर ऐसी दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चल पाएगा? हमें याद रखना है कि भारत के संविधान में भी नागरिकों के समान अधिकार की बात कही गई है। आगे बढ़ने से पहले ब्रीफ में आपको बता देते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि यूसीसी होता क्या है। यूनिफॉर्म सिविल कोड में सभी धर्मों के लिए कानून की व्यवस्था होगी। ये कानून देश के हर नागरिक पर लागू होगा, चाहे वो किसी भी धर्म का हो। भारत में धर्म समुदायों के पर्सनल लॉज हैं, जिनमें शादी, तलाक और संपत्तियों के लिए अपने अपने कानूनी प्रावधान हैं। यूसीसी के लागू होने से सभी धर्मों में रहने वाले लोगों के मामले सिविल नियमों से ही निपटाए जाएंगे। 22वें विधि आयोग यानी लॉ कमीशन ने यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर जनता से सुझाव मांगे हैं, जबकि अगर बात करें 21वें विधि आयोग की तो उसने इसे आवश्यक नहीं माना था। यूसीसी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण के बाद से ही बहसबाजी जारी है। विपक्ष कह रहा है ये महज वोटों की राजनीति है। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी का कहना है उनका मकसद वही है। और एक क्या है कि मकसद क्या है कि टारगेट करो भारत के मुसलमानों को, उनको ह्यूमिलेट करो। आप यूनिफॉर्मिटी इक्वालिटी को मानते नहीं, जब मानते आप वहां पर हिंदू एक्सेप्शन दे देंगे आप, और पूरे मुसलमानों के लिए प्रैक्टिस को आउटला करना चाहते। आप तो ट्रिपल तलाक पे कानून बना दिए, अब क्यों रो रहे आप? कानून आप बनाने के बाद क्यों रो रहे प्रधानमंत्री? इसलिए रो रहे हैं क्योंकि उनको मालूम कि कानून बनाने के बाद उस कानून के जरिए और डिजर्शन बढ़ गया। वहीं कांग्रेस पार्टी के नेता केसी वेणुगोपाल का कहना है कि प्रधानमंत्री को पहले गरीबी, महंगाई और बेरोजगारी पर बात करनी चाहिए। 27 जून को यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर ही ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने एक आपातकालीन बैठक भी बुलाई, जिसमें इसके विरोध का फैसला लिया गया। झारखंड से लेकर पूर्वोत्तर के आदिवासी समूह अपनी अपनी चिंताओं के चलते यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध कर रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम दिव्यांशी सुमराव है। आप देखना शुरू कर चुके हैं दी लल्लन टॉप का महिलाओं से जुड़ा खास प्रोग्राम जनाना रिपब्लिक। मेरे साथ इंडिया टुडे की एग्जीक्यूटिव एडिटर, मेरी को होस्ट प्रीति चौधरी। प्रीति, एक बार फिर से बहुत स्वागत है आपका जनाना के इस एपिसोड में। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे दो मुद्दों पर। सबसे पहले बात होगी यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर देश भर में जो बहस हो रही है उसके मायने क्या हैं और इसमें महिलाएं कहां पर हैं। फिर बात करेंगे मद्रास हाई कोर्ट की उस टिप्पणी के बारे में भी, जहां हाउसवाइफ्स को अपने पति की कमाई से खरीदी गई संपत्ति में बराबर हिस्सेदारी देने की बात कही गई है। तो शुरुआत करते हैं आज के पहले मुद्दे से। प्रीति, यूसीसी के समर्थन में कई लोग हैं, एक बड़ा धड़ा है जो बता रहा है कि ये महिलाओं के अधिकारों की बात करता है, महिलाओं के अधिकारों का प्रतिनिधि है। विरोध करने वाले कह रहे हैं कि ये सांस्कृतिक डाइवर्सिटी जो हमारे देश की है उसे खत्म कर देगा, रिलीजियस फ्रीडम खत्म हो जाने की बात कहता है, माइनॉरिटीज के अधिकारों पर खतरा इसे बताया जा रहा है। नागालैंड से लेकर झारखंड तक के आदिवासी समूह इसका विरोध कर रहे हैं। क्या कहेंगी जो यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर ये जो पूरी बहसबाजी हो रही है, और जब भी इसका जिक्र होता है, जब भी ऐसे मुद्दे आते हैं, इसका नाम उठता है, तो ये डिबेट चलती ही रहती है। आपका क्या कहना है? देवांशी, मैं बहुत सिंपलिस्टिक वे में कहूंगी, क्योंकि अगर देखिए इसके आसान नहीं है वन नेशन वन लॉ, क्योंकि ये एक इन्विजन था हमारे संविधान में कि अल्टीमेटली इंडिया एज ए सोसाइटी शुड मूव टूवर्ड्स वन नेशन वन लॉ, सबके लिए एक लॉ होना चाहिए। तो पर बहुत सिंपलिस्टिक है, क्योंकि
पॉलिटिक्स में आप सिर्फ हिंदू मुस्लिम सुनेंगे, पर ये हिंदू मुस्लिम के नहीं है, बहुत सारे और धर्म हैं जो इसमें जुड़े हुए हैं, पारसी, सिख, अगर आप क्रिश्चियंस अपोज्ड हैं इस पे। और इंटरेस्टिंग ये भी है कि बहुत सारे ट्राइबल्स जो हमारी कंट्री में हैं, अगर आप देखें अक्रॉस, स्पेशली नॉर्थ ईस्ट में मैट्रिलिनियल सोसाइटीज हैं जहां पर सिर्फ खासी समुदाय जहां पर और जो ट्राइब्स हैं उनके अपने पर्सनल लॉज हैं, वो उसके हिसाब से ही फंक्शन करते हैं। अगर आप गोवा में देखें, गोवा में बिगैमी अगर हम कहें, पॉलीगैमी अगर कहें, मुसलमान नहीं कर सकता है बिकॉज गोवा के अपने लॉज हैं एज अ स्टेट। पर अगर एक हिंदू पर्सन है, आदमी है, और अगर उसका एक सर्टेन इयर्स होते हैं, आई थिंक 30 साल तक, अगर उसके कोई मेल एयर नहीं होता है तो वो दूसरी शादी कर सकता है, वो हिंदू के लिए अलाउड है। सो बहुत सारे लकूनाज हैं इसमें अगर आप सिर्फ पॉलिटिकली देखें। पर मैं इसको सिर्फ एक स्तर से देखती हूँ, और मैं इसको देखती हूँ पर्सनली, मैं बोल रही हूँ एज अ राइट्स इशू फॉर वुमेन, इक्वल राइट्स इशू फॉर वुमेन। मुझे लगता है कि अगर हम महिलाओं को इस कंट्री में एक शॉट दे सकते हैं एट इक्वल राइट्स, और अगर हमारे में गम्शन है, क्योंकि सरकार ने 370 हटाया था और कोई सोच नहीं पा रहा था कि तब कि ये हो सकता है, बहुत सारा ऑपोजिशन था उस पर। तो अगर पॉलिटिकल विल है तो मुझे लगता है, चाहे ये पॉलिटिक्स के थ्रू हो, पोलराइज करने के लिए थ्रू हो, पर अगर इसके रूट से इक्वालिटी मिलती है महिलाओं को, तो मुझे लगता है, मैं सपोर्ट करती हूँ यूसीसी का बेसिक एम के। मुझे लगता है इस कंट्री में एवरी वुमन डिजर्व्स एन इक्वल चांस, और अगर ये दे सकता है बहुत बढ़िया। पर बहुत लोग उस टर्न अराउंड करके कहेंगे कि ये बहुत सिंपलिस्टिक अप्रोच है, आपकी इतनी सीधी अप्रोच है कि ये हो नहीं सकता है। बहुत सारे रिलीजन्स हैं जिनके बारे में हमने डिस्कस किया कि वो पर्सनल लॉज में उनका फॉलो करते हैं, और होगा नहीं होगा, क्योंकि अभी तक तो हमें पता भी नहीं है कि ड्राफ्ट भी नहीं है कि क्या होगा उसमें, और उस ड्राफ्ट में क्या क्या अमेंडमेंट्स होंगे, क्या फॉलो करेगा, कुछ भी हमें आइडिया नहीं है। पर अब पॉलिटिकली, क्योंकि बहुत हॉट सीजन आने वाला है, हम 2024 के चुनाव में मतलब एवरीथिंग विल बी इन इलेक्शन मोड, तो सुनने में ये भी आ रहा है कि हो सकता है कि अगले मॉनसून सेशन में ये बिल टेबल हो जाए, पर हमें पता नहीं है कि इसका कॉन्टूअर्स क्या रहेंगे, क्या होगा इस ड्राफ्ट में। तो अभी तक लॉ कमीशन सबसे पूछ रही है, सारे स्टेक होल्डर्स जो हैं सारे समुदाय के, उनसे बातचीत चल रही है टू क्रिएट अ ड्राफ्ट। अब देखते हैं क्या ड्राफ्ट निकल के आता है। दीदी, 5 साल पहले 2018 में 21वें लॉ कमीशन ने यूसीसी को गैर जरूरी करार दिया था। इस लॉ कमीशन ने पर्सनल लॉज में सुधार की बात कही थी ताकि जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है उसको चैलेंज किया जा सके। अब 22वें लॉ कमीशन ने, जैसा कि अभी आपने कहा भी, कि यूसीसी को लेकर सुझाव मांगे हैं। प्रधानमंत्री ने यूसीसी का पुरजोर समर्थन किया है। विपक्ष कह रहा है कि असली मुद्दों से भटकाना हो रहा है ये, और लोकसभा चुनाव 2024 नजदीक हैं। तो जो एक बात थी कि पर्सनल लॉज में सुधार की, कई चीजें मैं पढ़ रही थी इसके बारे में, कई चीजें देख रही थी, सुनने में आया कि पर्सनल लॉज में सुधार, क्या आपको लगता है कि वहां संभव है अगर इसको ना लाया जाए और पर्सनल लॉज में सुधार की हम बात करें, उस पर आपका क्या नजरिया है? पहली बात तो कि हाँ, लॉ कमीशन जो पहली लॉ कमीशन रही है उसने बोला था कि इसकी ज़रूरत नहीं है। पर देखिए, टाइम, वक्त बदलता है, लॉ कमीशंस चेंज होती हैं, सरकारें बदलती हैं। अब बहुत सारा पॉइंट ऑफ व्यू रहा है, जो पुरानी लॉ कमीशन है या जो पुरानी सरकार है, जो नहीं, उनका जैसे 370 की हम बात कर लें, वो नहीं हटा रहे थे उस वक्त, और कभी सोचा भी नहीं था कि वो होगा। तो वो बातें अलग हैं कि पहली लॉ कमीशन ने क्या सोचा था। पर मैं देखिए, बहुत सारे कहते हैं कि आप लॉ बना दें, पर उसको फॉलो करने के लिए आपको जमीन से थिंग्स चेंज करने होंगे, बदलाव आपको सोसाइटी में लाना होगा कि एक्चुअली ऊपरी तौर पर बदलाव आए। लॉ बनाने से कुछ नहीं होता, मैं इसमें नहीं बिलीव करती। मुझे लगता है आपको दोनों करना पड़ता है। आप लॉ बनाएं और आप एक नैरेटिव सेट करें जो सोसाइटल चेंज की तरफ जाए, जिसमें पर्सनल लॉज में आप उनको थोड़ा सा पर्सनल लॉज चेंज करें। क्योंकि अगर एक लॉ नहीं होगा ना, कोई भी समुदाय पर्सनल लॉज नहीं छेड़ना चाहता है, वो ऐसे ही फंक्शन करना चाहता है। क्या चेंजेस होंगे उसमें? जब तक लॉ नहीं होगा तब तक मुझे लगता है, मतलब ये पूरा ये ह्यूमन नेचर है, जब तक आप पे डंडा नहीं पड़ता तो आप आगे मतलब चेंज ही नहीं करते। जैसे
फॉर एग्जाम्पल आप देख लीजिए ना, अगर दिल्ली में आजकल आप सीट बेल्ट पे आपको अगर फाइन पे करना पड़ता है तभी लगाते हैं। हाँ, बाद में वो मतलब बात अलग है, अगर आप अपने खुद की वॉल्यूशन से लगा लें ऐसा नहीं होता है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि आपको लॉ बनाना ही पड़ेगा और फिर आपको साइड बाय साइड ये चेंजेस करने पड़ेंगे। मुझे नहीं लगता दैट वन हैज टू फॉलो द अदर, व्हाई कांट बोथ हैपन एट द सेम टाइम। और ये एक तरह से कहीं ना कहीं एक बेस होगा जिस पर बाकी के सोसाइटल चेंजेस जिसकी हम अपेक्षा कर रहे हैं कि वो आगे फ्यूचर में हो पाए। डाउरी लॉज, हमने एक ऐसा लॉ बनाया था अगेंस्ट डाउरी, जिसमें बहुत सारे लोगों ने कहा कि उसको एक्सप्लॉइट किया गया या नहीं किया गया, जो भी है, पर एक ट्रेंड हमने देखा था हमारी कंट्री में विच वाज कि डाउरी के नाम पर बहुत वायलेंस होता था, सो मेनी वुमेन वर बर्न्ड एट वन पॉइंट ऑफ टाइम। जब ये डाउरी लॉ बना बहुत एक्सप्लॉइटेटिव भी रहा, बहुत लोगों ने इसको एक्सप्लॉइट भी करा, पर डाउरी लॉ के चलते हुए आपने एक लॉ तो बनाया ना, तो धीरे धीरे अब देखिए क्या चेंज आया है उसका। अभी इतना मतलब अभी ऐसा नहीं है कि इस समाज में अभी भी लोग डाउरी नहीं लेते हैं, पर उसका जो एक नैरेटिव बदला है थोड़ा। और मुझे लगता है अगर आप एक लॉ बनाते हैं उसके 5-10 डेकेड के बाद ही वो नैरेटिव धीरे धीरे बदलता है जमीनी तौर पर। लेकिन शुरुआत कहीं से होनी जरूरी है, मुझे लगता है होनी चाहिए। एक और चीज प्रीति इसमें आती है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर जहां एक तरफ हम बात कर रहे हैं जेंडर जस्टिस की, जेंडर इक्वालिटी की, नेशनल इंटीग्रिटी आदि की, और दूसरी तरफ महिलाओं और बाकी माइनॉरिटीज के अंडर रिप्रेजेंटेशन पर अगर हम पार्लियामेंट में देख लें, उनके पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो उस पर ज्यादा बात नहीं हो रही। क्या इन दोनों में हार्मनी लाने का विल और तरीका है हमारे पास? देखिए ये पॉलिटिक्स ना, एवरीथिंग इज पॉलिटिकली मोटिवेटेड। जैसे इसमें मुझे नहीं लगता, ये अगेन मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कि जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं ये यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना चाह रहे हैं क्योंकि इट विल गिव इक्वल राइट्स टू वुमेन। मुझे नहीं लगता है। मुझे लगता है ये बाय प्रोडक्ट है, और क्योंकि इससे हमारा काम निकल रहा है तो मुझे प्रॉब्लम नहीं है, कितनी पॉलिटिक्स करनी है करिए, पर अगर आप इक्वल राइट्स मिल रही हैं वुमेन को तो मुझे लगता है बहुत बढ़िया है। क्योंकि हर और एरिया में ऐसा नहीं है विमेन अ प्रायोरिटी। कब से, एक सरकार मुझे बता दीजिए कब से लगा हुआ है विमेन रिजर्वेशन बिल, जो हमारा पार्लियामेंट में क्वेश्चन रिप्रेजेंटेशन आता है, कब से लगा हुआ है? कौन सी इस बार एक्चुअली शशि थरूर ने मूव किया था, किसने सपोर्ट किया? किसी ने नहीं किया। अगर ये सरकार चाहती, अब अगर चाहती है इक्वल राइट्स देना तो करिए, इसके बाद विमेन रिजर्वेशन बिल मूव करिए ना, कौन रोक रहा है आपको? एक आर्टिकल में पढ़ रही थी इंडियन एक्सप्रेस में, जाकिया सोमान, उन्होंने लिखा कि एज अ मुस्लिम वुमेन मैं यूनिफॉर्म सिविल कोड की प्रोसेस में इंगेज करना चाहती हूँ। तो मैं इस पर भी आपकी टिप्पणी लेना चाहूँगी कि अगर मुस्लिम महिलाओं के, एक पर्टिकुलरली अगर मैं इसकी बात करूँ, उनके नज़रिए से इसको देखा जाए, बहुत सारी चीज़ें जो शायद वो कहना चाहती हैं, इस प्रोसेस में इंगेज होना चाहती हैं, तो क्या आपको लगता है अगर हम ये पूरा मसौदा तैयार कर रहे हैं, सारी चीज़ें तैयार हो रही हैं, तो उनको एंगेज करना कितना जरूरी है? नहीं, स्टेक होल्डर्स ऑफ कोर्स, क्योंकि अगर आप बात कर रहे हैं तो आप उन्हीं की राइट्स की बात कर रहे हैं एक तरफ आप, क्योंकि बहुत कहते हैं कि देखिए इवन हिंदूज में अब स्पेशली जो प्रॉपर्टी राइट्स होती है, राइट टू प्रॉपर्टी, वो सॉल्व हो चुका है, बहुत तर तक नहीं हुआ है। जो एग्रीकल्चर लैंड है अभी भी इतना सॉल्व नहीं हुआ है। तो अब आपको मुझे लगता है आपको हर समुदाय की महिलाएं को स्टेक होल्डर लेना होगा, क्योंकि उनके पारसी कम्युनिटी देख लीजिए, ट्राइबल्स दे लीजिए, आपको हर को, क्योंकि ट्राइबल्स में उल्टा है, जो हमने जो डिस्कस किया था, मैट्रिलिनियल सोसाइटी है, अब वहां पे तो पलट जाएगा ना अगर आपका इक्वल लॉज हो गए तो वहां पे बिल्कुल उल्टा असर होगा इसका, क्योंकि वहां पर विमेन आर मोर इम्पोर्टेंट, इट्स नॉट अ पेट्रियार्कल सोसाइटी। तो मुझे लगता है आप इसको, हमको जो मुसलमान महिला है वो उस लेंस से कम देखना चाहिए, और जो महिलाएं हैं उस लेंस से ज्यादा देखना चाहिए, क्योंकि तब हम इसको रिलीजियसली लेस पोलराइज करेंगे। और ये पॉलिटिशियंस जो हमारे हैं, चाहे कहीं के भी हो, चाहे लेफ्ट राइट सेंटर, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, वो इसको एक हिंदू मुस्लिम मुद्दे से ही आपको मोस्टली आप देखेंगे, उसके मतलब ये वही हो जाएगा इन द सोसाइटी कि इट बिकम अ रिलीजियस पोलराइजेशन इशू। आपको, मुझे लगता है, क्योंकि जी हाँ, मुस्लिम महिलाओं को आपको एज स्टेक होल्डर्स देना चाहिए, पर और सारी समुदाय की महिलाओं को भी लेना चाहिए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया प्रीति कि आपने अपने विचार इस मुद्दे को लेकर बताए।
अब बढ़ते हैं आज के अपने दूसरे टॉपिक की तरफ। मद्रास हाईकोर्ट ने हाल ही में गृहिणियों को अपने पति की संपत्ति में बराबर हिस्सेदारी के अधिकार पर टिप्पणी की। अदालत ने तर्क दिया कि परिवार में पत्नी का योगदान भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना पति का, भले ही वह आर्थिक ना हो। घर की देखभाल और बच्चों का पालन पोषण करके पत्नी पति को अपने करियर पर ध्यान केंद्रित करने और आय अर्जित करने के लिए स्वतंत्र कर देती है। अदालत ने यह भी कहा कि एक पत्नी का अपने पति की संपत्ति पर कोई अधिकार ना होना, ये दृष्टिकोण भेदभावपूर्ण है। आज के समाज में महिलाएं तेजी से घर से बाहर निकल काम कर रही हैं और परिवार की आय में भी योगदान दे रही हैं। परिणाम स्वरूप उन्हें परिवार की संपत्ति में बराबर हिस्सेदारी का हकदार भी होना चाहिए। प्रीति, शायद पहली बार ये हुआ है कि महिलाओं के जो घरेलू काम है, उनका जो डोमेस्टिक वर्क है, जिसके बारे में बहुत बहस हुई कि कैसे हम उसको रखें सामने, कैसे हम उसकी इम्पोर्टेंस और वैल्यू बता पाएं, और हमने कोशिश भी की कि हम नंबर्स में, पैसों में कहाँ से कैसे इसको देखें। लेकिन ऐसा पहली बार हुआ है जब इस तरह से महिलाओं के घरेलू काम को रिकॉग्नाइज किया गया है। ये टिप्पणी ये संदेश देती कि महिलाओं का योगदान चाहे आर्थिक हो या नहीं, जरूरी है कि उसे मान्यता दी जानी चाहिए। आप कैसे देख रही हैं इस फैसले को? देखिए, आई थिंक द जॉब ऑफ अ हाउसवाइफ इज द मोस्ट अंडररेटेड। सबसे अंडररेटेड रहा है। मेरी खुद की मदर एक हाउसवाइफ रही है, मुझे पता है वो बेचारी कितना काम करती हैं और कितना काम करा है उन्होंने। एंड हाउ आप अगर एक हाउसवाइफ होती है, अगर आप देखें, और ये हमारे सब समाज में होता है, क्योंकि वो एक करियर ओरिएंटेड नहीं है, क्योंकि उनका करियर, उनका घर गृहस्थी है, उनके बच्चे हैं, उनकी फैमिली लाइफ है, वो वहाँ तक जुड़ी हुई हैं। तो आप उनका अगर बातचीत में भी अगर रिलेटिव्स के साथ ना, उनका वो तवज्जो ही कम हो जाता है। उनका जो स्टेक होता है सेम है। अगर आप देखें, एक वर्किंग लेडी को थोड़ा सा ज़्यादा सीरियसली लिया जाता है, नहीं तो जो एक हाउसवाइफ है। तो फ्रॉम इवन गिविंग इम्पोर्टेंस, पर जो वो काम अगर आप जो करते हो, एंड आई एम वेरी ग्लैड, बिकॉज अगर कोर्ट से चीज़ें कहते हैं तो वो ज़्यादा रजिस्टर होता है। हम चाहे कितना भी बोल लें कि भाई हाउसवाइफ बहुत इंपॉर्टेंट है, कितना काम करती हैं, हम पैसे में भी उनका तोलें, और पैसे में आप नहीं तोल सकते क्योंकि एक इमोशनल क्वेश्चन इतना स्ट्रांग होता है। कोई भी ऐसा काम उस नज़रिए से नहीं करेगा जैसे एक हाउसवाइफ करती हैं। तो आई एम ग्लैड इट्स हैपनिंग, एंड आई रियली थिंक इसमें और होना चाहिए। आई एक्चुअली थिंक इसमें एक डीप डिविजन होना चाहिए इन टर्म्स ऑफ द राइट ऑफ अ वुमन ऑन अ मैन्स प्रॉपर्टी। बिकॉज अगर आप देखें हाउ मच शी कॉन्ट्रीब्यूट्स टू दैट हाउस होल्ड विल बी अ लॉट मोर देन वॉट ही कॉन्ट्रीब्यूट्स। एक आदमी क्या लेके आता है ऑन यूजुअली, स्टीरियोटिपिकली अगर आप देखें, आर्थिक मदद, क्योंकि वो एक करियर से जुड़े हुए हैं। घर का सारा काम संभालना, अपनी फैमिली को संभालना, अपने बच्चों को संभालना बहुत बड़ा काम होता है, एंड इट्स नॉट ईजी टू डील विद। इट्स समथिंग के बहुत कम लोग कर पाते हैं ये सब, बिल्कुल, क्योंकि ये एक्सपेक्टेड होता है, थैंकलेस होता है कि इट्स मतलब अगर एक आदमी आएगा, अरे आज तो बहुत थक गए काम पर, अब पूरे दिन से वो महिला लगी हुई होगी पता नहीं क्या क्या करने में, और शाम को इम्पोर्टेंस आदमी को दी जाएगी क्योंकि वो इतने थक गए हैं, काम करके आए हैं। जी, और जैसा कि आपने भी कहा, आपने अपनी मदर के बारे में बताया, मैंने उन्हें ये जैसी खबर आई मैंने उन्हें भेजी, मैंने कहा पढ़िए इसको, देखिए, और ये अब कोर्ट भी रिकॉग्नाइज करा, एंड शी वाज वेरी हैप्पी अबाउट लर्निंग दिस। तो बहुत बहुत शुक्रिया प्रीति एक बार फिर से कि आपने हमारे आज के दोनों मुद्दों पर विस्तार से बात की। अब हम दर्शकों से मुलाकात करेंगे अगले हफ्ते। तब तक के लिए आप जुड़े रहिए दी लल्लन टॉप के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।